तो बच्चों, क्लास 7 हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर में हम ये पढ़ रहे थे कि एक बच्चा था जो कि पक्षियों को मारता था और बाद में फिर वो अपने एक दोस्त के घर जाता है तो उसकी माँ उसको एक स्टोर रूम में पक्षियों को घोंसले को उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी देती हैं, क्योंकि वो पक्षियों के घोंसलों को छेड़ता रहता था, उनसे उनके अंडे फोड़ देता था या पक्षियों को गुलेल से मारता रहता था। तो इसलिए उन्होंने यही जिम्मेदारी दी थी, जिसमें हम पढ़ेंगे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटर गूं करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। इसके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर की आवाज़ निकली और उसके बाद ज़ोर से टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ सहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सीखने पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। उसी वक्त घोंसले में से चीं चीं की ऊंची आवाज़ें आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए। निश्चेष्ट का मतलब होता है इसमें जान नहीं होती है। खड़े हो गए यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों लटकटकी बांधे चील की ओर देख रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर सहतीर पर बैठ गई। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगी। मैं चुपचाप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखर पड़े हैं। जरूर आए दिन चील घोंसलों पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज भी अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे सातीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले से बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज नेक्स्ट पेज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाया और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ सर से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी, उसके मुंह से निकला। यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकलकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। दो बार
दो एक बार में कंकड़ रखकर गुलेल चलाए, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के सातिर पर जा बैठी। नेक्स्ट पेज। इधर बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी उस पर रख दी और उसके ऊपर खड़ा हो गया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाज़ा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ एक चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले से बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था, फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, न ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों की माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम और चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेट थे और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उसके करतब देखते रहते थे। भीमसानी। तो देखा बच्चों आपने, भीष्म सानी जो कि इसके राइटर थे, उन्होंने अपने एक दोस्त की कहानी बताई कि कैसा उसका हृदय परिवर्तित हुआ था कि जो बच्चा खुद ही पक्षियों को मारता था उसने ही उसकी जान बचाई थी। तो कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे साथ ऐसी होती हैं जो कि इंसान को बिल्कुल ही चेंज करके रख देती हैं। तो यहाँ पे उसके साथ भी ऐसा हुआ था। वो खुद मारता था, लेकिन जब देखा कि वो एक चील जो है ऐसे पक्षियों को मार रहा है तो वो उसकी सहायता करने लगा और सहायता करते करते वो समझ में आया कि हमें किसी को ऐसे अनायास ही नहीं मारना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। बुक पढ़ के आपको ध्यान से अपनी बुक फिल करनी है।